Hello everyone, I hope you are fit and fine, doing well in your studies. So once again welcome you all English Literature School YouTube channel. तो इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन विलियम शेक्सपियर, यस द बार्ड ऑफ एवन, जिसको इस नाम से जाना जाता है। इस सेशन की खासियत क्या है? इस सेशन की खासियत है कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है इनके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। और इंग्लिश लिटरेचर स्कूल चैनल की यही खासियत है कि यहाँ पर एक एक कंटेंट, एक एक लाइन, एक एक सोर्स, एक एक क्विज इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स। चाहे वो डब्ल्यू जे लोंग हो, चाहे वो विलियम हेनरी हडसन की आउटलाइन हिस्ट्री हो, रूटलेज हो, डेविड डेची हो, या फिर एम एच अब्राम्स हो, तो ऑल द ऑथेंटिक सोर्स इज ऑलवेज यूज इन इट्स कंटेंट। ठीक है, तो सेशन में हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यूज के साथ साथ उनकी थ्योरी डायरेक्ट बुक से हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पर्पज क्या हुआ कि इन एमसीक्यूज को बस एक बार के में ही लाइफ टाइम के लिए ये हमारे लिए क्लियर हो जाए। दिस इज द इंटेंशन, नथिंग एल्स। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, सीयूटी और नेट, बट एक बार के में ही इन कंसेप्ट को हमारे लिए क्लियर करना ही मेरा पर्पज है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द शेक्सपियर हीरोज इज द एपिटोम ऑफ द रेनसा ट्रेजिक हीरो? ठीक है, हु रीचेस हिज परफेक्शन ओनली टू डाई। शेक्सपियर के प्लेस में ऐसा कौन सा हीरो है जिसको एक एपिटोम, एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है रेनसा के ट्रेजिक हीरो के? जो रेनसा के ट्रेजिक हीरो रहे हैं उन सभी के एक मॉडल, एक एग्जाम्पल, एक समरी के रूप में जिसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मीन्स एक परफेक्ट ट्रेजिक हीरो रेनसा का उसको कह सकते हैं। वो कौन सा हीरो है? हु रीचेस द परफेक्शन, जो अपने परफेक्शन पर पहुंचता है ओनली टू डाई, केवल मरने के लिए। और यही ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो एक कथारसिस जनरेट करे ऑडियंस के अंदर। तो ऑप्शंस में है मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो या एंटोनी फ्रॉम एंटोनियन क्लियोपेट्रा। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? फिर हम इसको एक पूरी थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द आंसर और सोर्स क्या इसका यूज किया गया है। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ रूटलेज, रूटलेज बुक से ली गई है। पहले कोट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। ठीक है, हेमलेट बोलता है प्ले हेमलेट में, जब वो 14 ब्रास को एफर्ट्स करते हुए देखता है कि मनुष्य क्या है अगर उसका चीफ एम केवल खाना, खाना और सोना ही है, तो वो जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। 14 ब्रास अपनी थोड़ी सी लैंड के लिए इतना एफर्ट्स करता है। ठीक है, तो उसके परफेक्शन को दिखाता है। तो बुक में मेंशन किया गया है देयर इज नो वन काइंड ऑफ शेक्सपियर हीरो, ऑल्दो इन मैनी वेज हेमलेट इज द एपिटोम ऑफ रेंसा ट्रेजिक हीरो। हेमलेट को रेंसा का ट्रेजिक हीरो के रूप में एक परफेक्ट मॉडल माना गया है। हु रीचेस हिज परफेक्शन ओनली टू डाई, जो अपनी एक्टिंग पर, अपनी परफॉर्मेंस के परफेक्शन पर पहुंचते हैं केवल मरने के लिए। ठीक है, इन शेक्सपियर अर्ली प्लेस हिज हीरोज आर मेनली हिस्टोरिकल फिगर्स। अगर आप देखेंगे शेक्सपियर के स्टार्टिंग करियर में उसके जो हीरोज थे वो किंग्स थे। चाहे किंग हेनरी सिक्स हो, ठीक है, या हेनरी फिफ्थ हो, हेनरी फोर्थ हो, हेनरी सॉरी रिचर्ड थर्ड हो, चाहे वो किंग्स ऑफ इंग्लैंड हो, एज ही ट्रेसेस सम ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द नेशनल ग्लोरी। क्योंकि वो जो समय चल रहा था वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का चल रहा था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो उसके कैरेक्टर्स डेवलप हुए, स्पेशली उनकी ग्रेट फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में, तो हेमलेट को परफेक्ट एग्जांपल माना गया है रेंसा के ट्रेजिक हीरो के रूप में। तो आंसर हमें बिल्कुल क्लियर है। सोर्स क्या है? रूटलेज हिस्ट्री। और हेमलेट बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी इसी को गैस किया होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी अबाउट शेक्सपियर लाइफ। शेक्सपियर की लाइफ के बारे में करेक्ट क्रोनोलॉजी को हमें यहाँ पर चूज करना है। यस, नाउ इट इज विजिबल। यस, करेक्ट क्रोनोलॉजी पहले नंबर पर है। रीच्ड लंदन, वो लंदन पहुंचे, मैरिड एन हैथवे, एन हैथवे से शादी की, परचेज प्रॉपर्टी इन स्टार्टफोर्ड, स्टार्टफोर्ड में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हिज ओनली सन डाइड, उसको एक अकेले बेटे की डेथ हो जाती है। और उनकी बायोग्राफी में ये सब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पैटर्न पर क्वेश्चन देखे गए हैं।
तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगी अगर आप इसको गैस करेंगे तो? और रीच लंदन, कब पहुंचे लंदन, मैरिज कब हुई? बस मालूम है कि उनकी 18 साल की एज में मैरिज हुई और 1564 में पैदा हुए, तो आप देख लीजिए तो उनकी शादी कब हुई है? 1582। एक चीज तो हमें मिल जाती है। परचेज प्रॉपर्टी स्टार्टफोर्ड, ये भी एक बाद की चीज है। उनके बेटी की डेथ कब हुई? अब गैस कीजिए, तब तक हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एक बॉन्ड है जो डेट करता है नवंबर 28, 1882, affords clear evidence of Shakespeare's marriage on that date to a certain Anne Hathaway. Anne Hathaway of स्टार्टफोर्ड के साथ उनकी शादी हुई थी 28 नवंबर 1582। एक ऐसा बॉन्ड अवेलेबल है इस बुक के अकॉर्डिंग। एज एट दिस टाइम शेक्सपियर वाज ओनली 18, और ये भी क्लियर होता है कि शेक्सपियर की जो शादी हुई थी उस समय वो 18 ईयर के थे। एज अपियर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन हर मोन्यूमेंट पर जैसी चीज लिखी गई है, द ब्राइड वाज 8 ईयर्स ओल्डर, और उनकी वाइफ जो थी उसमें +8 कर दीजिए तो वो 26 ईयर की थी। कौन? एन हैथवे। स्पेकुलेशन हैज बिजीज्ड itself over the somehow it ill assorted match। क्या बोला गया है इसको? इल असोर्टेड मैच, एक बेमेल शादी ये थी, टेस्टी भी थी। इन 1584 शेक्सपियर लेफ्ट हिज नेटिव टाउन। 1584 में उसने अपना नेटिव टाउन छोड़ दिया। व्हाई ही डिड सो इज अननोन। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन विच अपेयर्ड आफ्टर हिज डेथ इज दैट ही वाज कन्विक्टेड ऑफ पोचिंग ऑन द एस्टेट ऑफ लोकल मैग्नेट सर थॉमस लूसी के। यहाँ पर वो डियर पोचिंग कर रहे थे, इस कारण उनको छोड़ना पड़ा। और वो सीधे लंदन नहीं पहुंचे, पहले वो कहीं और गायब हुए, फिर वो लंदन पहुंचे। तो कुछ पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर है कि उनकी शादी कब हुई, किससे हुई और किस एज में हुई। फिर उन्होंने अपना गांव जो छोड़ा है वो किस रीजन से छोड़ा है कि थॉमस लूसी के खेत में वो कोचिंग कर रहे थे। इसका सोर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। कि उनकी शादी हो गई, ही मैरिज रफली एंड अबाउट 1587। ठीक है। डब्ल्यू जे लोंग हेनरी हेडसन क्या कह रहे हैं कि 1582 में उनकी शादी हुई थी और उसके 5 साल बाद वो ही लेफ्ट हिज नेटिव टाउन टू सीक हिज फॉर्चून इन लंदन, और फाइनली वो लंदन के लिए निकल गए। एट दिस टाइम, तो एक ईयर मिल गया। लंदन कब पहुंचे, शादी कब हुई? एट दिस टाइम ड्रामा वाज गेनिंग रैपिडली इन पॉपुलैरिटी थ्रू द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स के माध्यम से ड्रामा पॉपुलरली गेन कर रहा था। लंदन में उस समय यूनिवर्सिटी बिट्स एक्टिविटीज 7 मेंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, और उस समय वो ड्रामा लिख रहे थे जिनको यूनिवर्सिटी बिट्स बोला जाता है। तो शेक्सपियर सून टर्न टू स्टेज, वो भी स्टेज पर पहुंच गए एंड बिकम फर्स्ट एन एक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जब वो पहुंचे तो पहले उन्होंने एक्टिंग की, एंड देन विदाउट सीजिंग टू बी एन एक्टर, बिना एक्टिंग छोड़े एक प्ले राइट के रूप में उन्होंने अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हो क्या है। एज ए सक्सेसफुल ऑथर ही रिमेन इन लंदन अपवर्ड्स टू 20 ईयर्स, अराउंड 20 साल से ज्यादा वो वहां रुके। वर्किंग हार्ड, प्रोड्यूसिंग ऑन एन एवरेज अ कपल ऑफ प्ले ए ईयर, हर साल लगभग कुछ कपल ऑफ प्ले वो प्रेजेंट कर रहे थे। एंड ग्रोइंग स्टीडली इन फेम एंड वेल्थ, फेम के साथ साथ पैसा भी वो खूब कमा रहे थे। ही बिकम अ शेयर होल्डर इन द टू ऑफ हिज लीडिंग थिएटर ऑफ द टाइम, और उस समय के दो लीडिंग थिएटर में वो शेयर होल्डर पार्टनर्स बन गए। एक का नाम था द ग्लोब और दूसरे का नाम था द ब्लैक फ्रायर। ठीक है, अक्सर ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एंड परचेज प्रॉपर्टी इन स्टार्टफोर्ड, और स्टार्टफोर्ड में उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी। इसका ईयर यहाँ पर आप लिख दिए 1597। 1597 में उन्होंने सबसे बड़ा घर बनाया स्टार्टफोर्ड में, और जिसका नाम था न्यू प्लेस। आगे हो जाएगा ये नाम भी, न्यू प्लेस उनके घर का नाम था। बट द ईयर हिज वो प्रॉपर्टी आल्सो बोट डोमेस्टिक सोरो, जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी साथ साथ उनके घर में कुछ डोमेस्टिक सोरो भी आए। हिज ओनली सन हेमनेट, जिसका नाम था हेमनेट, डाइड इन 1596 एट द एज ऑफ 11। ये फिगर भी आप नोट कर लीजिएगा। 11 ईयर की एज में उनका अकेला बेटा हेमनेट, ठीक है लिख देता हूं, हेमनेट, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। हिज फादर डाइड इन 1601, हेमलेट से एक साल पहले उनके फादर की डेथ हो जाती है। हिज यंगर ब्रदर एडमंड ऑल्सो एन एक्टर थे, उनकी डेथ हो जाती है 1607 में, और 1607 में उनकी बेटी की शादी होती है, डॉक्टर मैरिज। आप सब चीजों को एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजी में लिख लीजिए। डॉक्टर्स मैरिज, जो बड़ी बेटी थी,
और उनकी मदर की डेथ होती है 1608 में। ठीक है, उनके बेटे की डेथ होती है सबसे पहले, फिर उनके फादर की डेथ होती है, फिर उनके भाई की डेथ होती है और लास्ट में उनकी मदर की डेथ होती है। ठीक है, एंड देन बिटवीन 1610 टू 1612 ही रिटायर्ड टू स्टार्टफोर्ड, और लगभग 1610 1612 के बीच में, कहीं वो 1611 माना जाता है कि वो स्टार्टफोर्ड रिटायर हो गए और न्यू प्लेस जो उनका घर था वहां पर जाकर सेटल हो गए। तो इस क्रोनोलॉजी को एक सीक्वेंस में आप लिख लीजिए, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या इससे डिफरेंट भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यू कैन आंसर इट वेरी इजिली। तो हमें क्या पता चला, वो लंदन कब पहुंचे, एन हैथवे से शादी कब हुई थी, 1582, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे। रीच्ड लंदन, फिर 5 साल बाद 87 में वो लंदन पहुंचे, परचेज प्रॉपर्टी 1597 में उन्होंने सबसे बड़ा घर खरीदा, और उनके जो बेटा था उसकी डेथ हुई थी 1596। तो हमें मिल गया वन, पहले ये आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, और फिर आएगा थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, क्या सी इसका सही आंसर है? यही ऑर्डर बैठ रहा है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। यस, आई होप आपने इस सोर्स को बिल्कुल नोट किया होगा, और अगर इससे सिमिलर भी कुछ क्वेश्चन बनता है तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। और एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक लाइन ऑथेंटिक है, बिकॉज फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज रिगार्ड इज यूज टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर मूव करते हैं। चूज द मिसमैच पेयर अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर की लाइफ के बारे में एक मिसमैच पेयर आपको चूज करना है कि उसका जो ईयर है वो सही नहीं होगा। पहली घटना है, हेमलेट डाइड 1596 लिखा है। बिल्ड न्यू प्लेस, उन्होंने न्यू प्लेस बनाया जो एक सबसे बड़ा घर था उनके गांव में। ठीक है, फादर डाइड 1607 एंड मदर डाइड 1608। अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस सारी इंफॉर्मेशन को। आई होप आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? हेमलेट की डेथ 11 साल की एज में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। न्यू प्लेस उन्होंने 1597 में बनाया, बिल्कुल सही है। फादर की डेथ 1601 में हुई थी। ठीक है, मदर की डेथ 1608 में हुई थी, ये भी सही है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर कि ये सही नहीं है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए, फादर की डेथ हुई थी 1601 में, सोर्स है विलियम हेनरी हडसन। क्लियर? मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा कंपनीज इन लंदन। जब वो 1587 में लंदन पहुंचे तो धीरे धीरे उन्होंने स्टेज की तरफ जाना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने एज एन एक्टर, ठीक है, और फिर एज ए प्ले राइट उन्होंने अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर कुछ ड्रामा कंपनी एक्टिव थी और कुछ एस्टेब्लिश हुई उनके पहुंचने के बाद। तो वो किससे बिलोंग थे? तो एक नाम आता है क्वींस मैन का, एक आता है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, एक आता है किंग्स मैन, और एक आता है लीसेस्टर्स मैन। ठीक है, ये कुछ ड्रामा कंपनी थी उस समय की। तो इसमें से किससे वो एसोसिएटेड थे? जल्दी से आप रेस्पॉन्ड करें। What would be the answer of this question? Because this is one of the important question about the life and career of William Shakespeare. जब तक आप रेस्पॉन्ड करें थ्योरी देख लेते हैं। एज ऑफ शेक्सपियर रिलेशन विद हिज कंपनी एंड द फॉर्चून ऑफ द कंपनीज ऑफ विच ही वाज सच एन इम्पोर्टेंट मेंबर। ठीक है, केवल शेक्सपियर के लिए वो कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कंपनी के लिए शेक्सपियर भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे उसके लिए, उस कंपनी की ग्रोथ भी शेक्सपियर पर डिपेंड कर रही थी। फ्रॉम 1594, ये ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जिस कंपनी से शेक्सपियर एसोसिएटेड थे वो एस्टेब्लिश हुई थी 1594 में। ठीक है, और उसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कब एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी जिसके साथ शेक्सपियर एसोसिएटेड थे? 1594। उससे पहले कुछ और कंपनियां भी वहां पर एक्टिव थी। ठीक है, जब स्टेज को लीगलाइज करने के लिए लॉ एक्ट आया था उस समय लीसेस्टर्स मैन वहां पर एक्टिव थी, और उसको ड्रामा परफॉर्म करने के राइट सबसे पहले दिए गए थे। लेकिन बात शेक्सपियर किससे जुड़े हुए थे उससे पूछा गया, तो वो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1594 में। ठीक है, कब? जब उनकी रेप ऑफ द लुक्रीज पोएम आई थी। हु बिकेम द किंग्स मैन, और ये कंपनी 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और जेम्स फर्स्ट राजा बन जाते हैं, तो उनके राजा बनने पर इस लॉर्ड चैम्बरलेन्स का नाम बदलकर किंग्स मैन रखा गया।
इट मीन्स केवल नाम चेंज हुआ है, कंपनी वही थी, तो हमारा आंसर तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन होगा। ठीक है, दैट बिलोंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश थिएटर रेदर देन द इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री can be only mentioned here as an representing condition under which Shakespeare genius operated। तो ये वो कंपनी थी जिसमें शेक्सपियर की जीनियस को ऑपरेट किया गया। तो आंसर है 1594 में एस्टेब्लिश कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड चैम्बरलेन्स का नाम ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर होगा 1603 में हो गया था किंग्स मैन। और जिस समय 1574 में जब ड्रामा को लीगलाइज किया गया था, स्टेज को लीगलाइज किया गया था, तो उस समय लीसेस्टर मैन एक्टिव थे और पहली ड्रामा कंपनी वहां पर लीसेस्टर मैन थी इंग्लैंड की, लेकिन शेक्सपियर एसोसिएटेड थे लॉर्ड चैम्बरलेन मैन से। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। ये शेक्सपियर की लाइफ पर वर्क है जिसका टाइटल है सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये किसका वर्क है? ऑप्शन में सैमुअल जॉनसन है, एलसी नाइट है, निकोलस रो है, बेन जॉनसन है। तो व्हाट वुड बी द आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? रो, रो, गो आउटसाइड। सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर इज ए वर्क बाय सैमुअल जॉनसन का वर्क नहीं है, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है प्रीफेस, प्रीफेस टू शेक्सपियर। क्या इसका ईयर 1765 है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। एलसी लाइट ने लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, हैड लेडी मैकबेथ, ऐसे है। निकोलस रो ने लिखा है सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर 1709 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बायोग्राफर माने गए हैं शेक्सपियर के, आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ द बार्ड ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने प्रीफेस लिखा है फर्स्ट फोलियो का, जो अपियर हुआ था 1623 में। और प्रीफेस में जो कॉम्प्लीमेंट्री पोएम है वो पूरी बेन जॉनसन ने लिखी है। तो निकोलस रो वाज द फर्स्ट बायोग्राफर, और वो जो बायोग्राफी लिखी उसका टाइटल था सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। वो जो इंसिडेंट थी कि शेक्सपियर को अपना गांव छोड़ना पड़ा, किस रीजन से? बिकॉज ही वाज चार्ज्ड ऑफ डियर हंटिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ फ्रॉम द फार्म ऑफ थॉमस ल्यूसी। थॉमस ल्यूसी के फार्म पर डियर हंटिंग के चार्जेस उनके ऊपर लगे थे और चार्जेस बहुत सीरियस होते जा रहे थे। तो उन चार्जेस से बचने के लिए वो स्टार्टफोर्ड छोड़कर लंदन की तरफ मूव कर गए। ये जो इंसिडेंट है ये निकोलस रो के 1709 में जो फर्स्ट बायोग्राफी शेक्सपियर की लिखी थी उसी से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट फेज ऑफ शेक्सपियर करियर? विलियम शेक्सपियर के करियर को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर कहेंगे कि 1588 टू 1593, 15, आप आंसर दीजिए जब तक, 94 टू 1600, 1601 टू 1607, 08 टू 1611। ठीक है, इस तरह से इनके करियर को डिवाइड किया गया। तो ये फर्स्ट फेज यहाँ पर आता है, तो कौन सा फर्स्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? इस नोट पर आपको जरूर फोकस करना है। पूछा रहा है कि नहीं करता है। वेरी गुड, कीप इट अप। टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स, कॉमेडी ऑफ एरर, रिचर्ड सेकंड। ठीक है, तक आप रेस्पॉन्ड करें तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। विलियम हेनरी हडसन बता रहे हैं इस करियर को, फर्स्ट फेज को, पीरियड ऑफ द अर्ली एंड द लार्ज एक्सटेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये जो पीरियड था ये इनके एक्सपेरिमेंटल वर्क्स का था और इसमें हिस्ट्री प्लेस उन्होंने ज्यादा प्रेजेंट किए। शेक्सपियर अप्रेंटिसशिप बिगिंस विद द रिवीजन ऑफ द ओल्ड प्लेस।
उन्होंने जो अपनी अप्रेंटिस एक तरह से प्रैक्टिस थी, वो पुराने प्लेस को रिवाइज करके रखी। ठीक है, सच द थ्री पार्ट्स, ऐसे हेनरी सिक्स के थ्री पार्ट्स, हेनरी सिक्स जो प्ले है वो थ्री पार्ट्स में, हेनरी सिक्स पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। एंड टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स जैसे प्लेस को रिवाइज किया उन्होंने, पुराने प्ले थे। टू दिस पीरियड बिलोंग टू हिज फर्स्ट कॉमेडीज, उनकी पहली कॉमेडीज यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, वो इसी फेज से बिलोंग करती है। प्लेस लिखे लेकिन साथ में फर्स्ट कॉमेडीज भी उन्होंने लिखी। द इन्फ्लुएंस ऑफ लिली इज प्रोनाउंस, उनकी जो फर्स्ट कॉमेडीज थी उस पर लिली का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता था। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती कॉमेडी में? लव लेबर लोस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर एंड द मिड समर नाइट ड्रीम। फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी भी यही आती है, फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी। ये उनकी अर्ली कॉमेडीज थी और ये अर्ली प्लेस में नाम आते हैं। ठीक है, एफर्ट्स इन क्रोनिकल ड्रामा डिस्टिंक्टली रेमिनिसेंट ऑफ मार्लोस रिचर्ड थर्ड। ठीक है, उनके जो ड्रामा थे ये डिस्टिंक्टली रिचर्ड थर्ड जो है वो मार्लो का रेमिनिसेंट है, या मार्लो का एक तरह से इन्फ्लुएंस इसको देखने को मिलता है, मार्लो के कदमों को उसने फॉलो किया है। जो रिचर्ड थर्ड है, ठीक है, शेक्सपियर का, ये भी फर्स्ट फेज से बिलोंग करता है और इसमें कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा। अक्सर पूछा गया है कि रिचर्ड थर्ड किससे इंस्पायर था? मार्लो के एडवर्ड सेकंड से। एंड द सिंगल वेरी यूथफुल ट्रेजेडी, और एक यूथफुल ट्रेजेडी भी यहाँ पर प्रेजेंट की गई, रोमियो एंड जूलियट। देखिए इस टेक्स्ट में आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे? फर्स्ट करियर के सारे प्ले यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्ले आ जाएगा हेनरी सिक्स, पहली ट्रेजेडी आ जाएगी टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, पहली कॉमेडी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कॉमेडी ऑफ एरर को भी मानते हैं, लव लेबर लोस्ट और टू जेंटलमैन वरोना में आती है। लेकिन पहली रोमांटिक कॉमेडी जो एक पेस्टोरल सेटिंग में सेट है वो मिड समर नाइट ड्रीम है। ठीक है, और पहली यूथफुल ट्रेजेडी वो रोमियो एंड जूलियट है, पहली और लास्ट एक ही यूथफुल ट्रेजेडी इनकी यहाँ पर है। व्हाट रूटलेज हिस्ट्री से कि उनके जो पहला करियर है उसका स्पैन ये रहा है 1589 से 1593। उसमें हेनरी सिक्स का पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, टाइटस एंड्रोनिकस है। जो हेनरी हडसन कह रहे हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर भी चार प्ले पहले यही है। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हुई कि फर्स्ट कॉमेडी के रूप में तो कॉमेडी ऑफ एरर इनकी आती है। ठीक है, फिर उनका प्ले आता है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना और टेमिंग ऑफ द श्रू एंड किंग रिचर्ड थर्ड। लगभग सिमिलर से प्ले वहां पर है, वहां पर रोमियो एंड जूलियट पहले है, वहां इसके बाद है 94 में खाया गया है। ठीक है, बट मोटा मोटा सभी चीजों में सेम है। अगर हम यहाँ पर डेविड डेची की बात करें, डेविड डेची क्या कह रहे हैं? शेक्सपियर अर्लीस्ट आइडेंटिफेबल प्लेस इज पेरेंट अप्रेंटिस वर्क थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अप्रेंटिसशिप चल रही थी, एक्सपेरिमेंटल वर्क इनको बोला जाता है। ठीक है, सो हिम इंटरेस्टेड इन वैरायटी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामेटिक ट्रेडिशन में वैरायटीज लाए। द हेनरी द थ्री हेनरी सिक्स प्लेस, हेनरी सिक्स के थ्री पार्ट्स स्टार्टिंग में आते हैं। सो हिम डेवलपिंग द क्रोनोलॉजिकल प्ले एंड इंग्लिश हिस्ट्री विच वाज ऑलरेडी पॉपुलर वैरायटी ऑफ ड्रामा बाय द टाइम ही केम इनटू द सीन, क्योंकि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, हिस्टोरिकल प्ले की एक भरमार उस समय चल रही थी, तो उन्होंने इसमें यूज किया। ठीक उसके बाद उन्होंने क्या? टाइटस एंड्रोनिकस 1593 में, सोज हिम इफ इट इज बाय शेक्सपियर। ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग द पॉपुलर टेस्ट ऑफ ब्लड एंड थंडर सिनेका ड्रामा, सिनेका के मॉडल पर बेस्ड, उसको ट्रेजेडी ऑफ ब्लड बोलते हैं, उसका परफेक्ट एग्जांपल यहाँ टाइटस एंड्रोनिकस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ जो थॉमस काइड ने स्पेनिश ट्रेजेडी में यूज किया था, टाइटस एंड्रोनिकस में शेक्सपियर ने भी उसी मटेरियल को यूज किया है, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, जो सेनेका का मटेरियल है। फिर उसके बाद सेम चीज चल रही है, देखो लगभग लगभग 99% सिमिलरिटी है सभी बुक्स में कि फर्स्ट फेज की जो प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर, ठीक है, टेक्स इट प्लॉट फ्रॉम द मिनैक्मी ऑफ प्लूटस। ये क्वेश्चन बन चुका है कि कॉमेडी ऑफ एरर शेक्सपियर की पहली कॉमेडीज में आती है, साथ साथ इसका जो सोर्स है वो मिनैक्मी है ऑफ प्लूटस। प्लूटस का जो वर्क है, रोमन ऑथर रहे हैं प्लूटस, उनके जो वर्क है मिनैक्मी, ये इसका सोर्स रहा है कॉमेडी ऑफ एरर का। और ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले भी है, शॉर्टेस्ट प्ले। देखिए इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप देखते जाइए, केवल हम एक क्वेश्चन नहीं, उसके बेस पर कम से कम 5 to 10 इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको नोट करते रहिए। तो मिनैक में इसका सोर्स है पेयर्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस
एक मिसमैच पेयर है, सिमिलर पेयर है, वो खो जाते हैं आपस में, उस चीज पर ये बेस है। फिर रिचर्ड थर्ड इनका वर्क है, वो भी सब उसमें शामिल था। वो शेक्सपियर फॉलोइंग मार्लो, जहां पर मार्लो को फुल स्टेप को फुट स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। डेविड टिच भी यही बात कह रहे हैं। और क्या हेनरी हडसन भी यही बात कर रहे हैं कि रिचर्ड थर्ड जो है वो मार्लो को रेमिनिसेंट है, उसके कदमों पर ये आगे बढ़े हैं। बिल्डिंग अ ट्रेजेडी अराउंड द सेंट्रल विलन, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट आ गया कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर ही विलेन है, सेंट्रल कैरेक्टर ही विलन है, उस पर बेस्ड ये ट्रेजेडी है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर टेमिंग ऑफ द श्रू जो हेनरी हडसन ने नहीं बोली थी, लेकिन रूटलेस कह रहे हैं कि ये फर्स्ट करियर से बिलोंग करता है। प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्ले एंड टाइटल द टेमिंग ऑफ शुरू, एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता हुआ इसका प्लॉट है टेमिंग ऑफ शुरू का, ठीक है, जो प्रिंट हुआ था 1594 में। तो ये इनके करियर के स्टार्टिंग फेज के प्लेस है। तो आइए देखिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आता है। टाइटस एंड्रोनिकस फर्स्ट फेज से बिलोंग करता है, हेनरी सिक्स करता है, कॉमेडी ऑफ एरर बिलोंग करता है, रिचर्ड सेकंड आपको बता दो रिचर्ड थर्ड फर्स्ट फेज से बिलोंग करता है, लेकिन रिचर्ड थर्ड के बाद लिखा गया था, जो बिलोंग करता है सेकंड फेज से। तो सेकंड से सेकंड मैच हो जाएगा। रिचर्ड सेकंड जो है सेकंड फेज से मैच करता है, रिचर्ड थर्ड फर्स्ट फेज से मैच करता है। पहले रिचर्ड थर्ड आया था, फिर रिचर्ड सेकंड बाद में आया था। तो क्रोनोलॉजी उल्टी है, रिचर्ड सेकंड पहले नहीं आया, रिचर्ड सेकंड बाद में आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब नहीं लगता कि अगर कोई क्वेश्चन इसमें सफल करके भी ऑप्शन देगा तो आप अंडरस्टूड कर जाओगे कि हेनरी सिक्स, टाइटस एंड्रोनिकस, कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम और रिचर्ड थर्ड, ये सब फर्स्ट फेज ऑफ करियर से बिलोंग करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following kings of England was presented weak, indecisive and as an anti-hero in his play? शेक्सपियर के कौन से प्ले में इंग्लैंड के राजा को, किस राजा को प्रेजेंट किया गया है कमजोर, इनडिसिसिव एंड एंटी हीरो इन दिस प्ले? वो हेनरी सिक्स है, हेनरी थर्ड है, हेनरी हेनरी थर्ड नहीं होगा यहाँ पर, रिचर्ड थर्ड कर लीजिए। हेनरी सिक्स, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, किंग लियर, क्या आंसर है इसका? ऐसा कौन सा राजा है शेक्सपियर के प्लेज का जो इनडिसिसिव है, वीक है, और एक तरह से एंटी हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो कमजोर होता है, डरपोक होता है और डिसीजन नहीं ले पाता? तो हीरो वाले गुण नहीं है, इसीलिए उसको एंटी हीरो बोला गया है। टेक इट फास्ट, तब तक हम थ्योरी को हम देख लेते हैं। हेनरी सिक्स, Booklet History of English Literature. Henry VI is portrayed as weak, indecisive, and in complete contrast to the heroic young Henry IV. हेनरी फिफ्थ के कंपैरिजन में हेनरी सिक्स को बिल्कुल कमजोर, इंडिसिसिव और कंप्लीट कंट्रास्टिंग देखा है, जो हीरोइक यंग है। तो इसका मतलब ये एक नॉन हीरोइक है। द ऑडियंस कैन फॉलो हिज प्रिंस इन हिज प्रोग्रेस ऑफ रेम्बिशन, केयर फ्री प्रिंस हॉल, जो हेनरी फोर्थ में प्रिंस हॉल थे, जो आगे चलकर हेनरी फिफ्थ बने, तो उनके कंट्रास्ट में ये बहुत ही वीक और इंडिसिसिव राजा के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। तो आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा हेनरी सिक्स शेक्सपियर के प्लेस में एक इंडिसिसिव वीक राजा के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं, हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स की वो प्ले है जो थ्री पार्ट्स में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट, ठीक है। सिक्स को हाफ थ्री होता है। और जो हेनरी फोर्थ है ये दो पार्ट्स में है, तो हेनरी फोर्थ के को टू से डिवाइड करेंगे तो दो मिल जाएगा, तो हेनरी फोर्थ टू पार्ट्स में है, हेनरी सिक्स थ्री पार्ट में है, बाकी सब एक एक पार्ट में है। हाँ, रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड भी दो पार्ट्स में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, which of the following kings was portrayed as a complete villain? Complete villain, अमरीशपुरी, द एपिटोम ऑफ मैकियावेलियन इविल। मैकियावेली कौन थे? मैकियावेलियन टाइप का इविल के रूप में प्रेजेंट किया गया है, कंप्लीट विलन है, द एनिमी whom द ट्यूडर डायनेस्टी हैड टू डिस्ट्रॉय। जो ट्यूडर डायनेस्टी थी उसका एक तरह से पूरा दुश्मन बन गया था और उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ा। ऐसा कौन सा शेक्सपियर का हीरो है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, विलेनिक हीरो कौन सा है शेक्सपियर का जो विलन के रूप में प्रेजेंट किया गया है? ऐसा कौन सा सेंट्रल कैरेक्टर है जो विलन के रूप में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है? ठीक है, क्या वो रिचर्ड सेकंड है, रिचर्ड थर्ड है, किंग जॉन है, या फिर हेनरी फोर्थ है?
आप रिस्पॉन्स कीजिए जब तक हम थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। This balance between the role of king and the role of man becomes one of the Shakespeare main concern। ठीक है, राजा और जो बाकी बाद में उनके कैरेक्टर्स आए, ठीक है, उनके रोल्स पर वो बड़े कंसर्न थे शेक्सपियर। रिचर्ड थर्ड इज पोर्ट्रेड एज ए कंप्लीट विलन, द एपिटोम, पूरे मॉडल ऑफ मैकियावेलियन इविल के रूप में प्रेजेंट किया है, द एनिमी whom the Tudor dynasty had to destroy, but as a theatrical character villain becomes a fascinating, क्योंकि ऑडियंस को बड़ा पसंद आ रहा था और शेक्सपियर ऑडियंस के लिए ही अपने कंटेंट को लिख रहे थे। लाइक मार्लोज हीरो, ही ओवर रिचेज हिमसेल्फ एंड ही फेल्स बिकम अ मोरल लेसन इन द सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ पावर। ठीक है, मार्लो की हीरोज की तरह वो भी अपने एम्बिशंस को हासिल करने में, ठीक है, अपने मोरल को छोड़ देते हैं सिंगल माइंडली एंड ही फेमसली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द ओपनिंग सोलिलोकी। ये ओपनिंग सोलिलोकी है, ओपनिंग लाइन है रिचर्ड थर्ड की, अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ओपनिंग लाइन किसी भी प्ले की पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिचर्ड थर्ड की एक सोलिलोकी से स्टार्ट करता है। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। विंटर यहाँ पर एक पूरे समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेड ग्लोरियस समर बाय दिस सन ऑफ योर, जो सन ऑफ योर है आगे चलकर ये अपनी समर को ग्लोरियस करेगा, मेरा भी अच्छा समय आएगा। अभी विंटर चल रही है डिसकंटेंट की, ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं, उनको जो लेटर सेम स्पीच, वो अपने आप को क्या कहता है, आई एम डिटरमाइंड टू प्रूव अ विलेन, आई एम डिटरमाइंड टू प्रूव अ विलन। तो शेक्सपियर का ये सेंट्रल कैरेक्टर है जो एक परफेक्ट विलन के रूप में प्रेजेंट किया गया है और जिसको मैकियावेलियन इविल के रूप में कंसीडर करते हैं क्रिटिक। तो रूटलेज हिस्ट्री से ये ली गई है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमें मिल गया आंसर रिचर्ड थर्ड, ठीक है। जो हंचबैक भी है, टुकड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिफॉर्म्ड है, थोड़ी नॉर्मल नहीं है, डिफॉर्म्ड है वो, ठीक है, फिजिकली, और लेकिन मेंटली वो एक विलन है, मैकियावेलियन टाइप इविल है, कितने लोगों को मारता है। उसकी थ्योरी पूरी हमने डिस्कस की है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the first tragedy play based on the Seneca model of tragedy of blood। शेक्सपियर की वो कौन सी प्ले है जो फर्स्ट ट्रेजेडी भी है और साथ साथ ऑन द मॉडल ऑफ सेनेका ट्रेजेडी ऑफ ब्लड के मॉडल पर है, ठीक है। केवल फर्स्ट ट्रेजेडी नहीं पूछा, ऐसी फर्स्ट ट्रेजेडी पूछा है जो सेनेका के मॉडल ट्रेजेडी ऑफ ब्लड रिवेंज ट्रेजेडी के मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, आई होप यू स्टिल रिमेंबर, ठीक है। तो ऑप्शंस में रिचर्ड थर्ड है, हेमलेट है, टाइटस एंड्रोनिकस है, कोरियोलेनस है। आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन फॉर्मल टर्म्स शेक्सपियर यूज द काइंड ऑफ प्ले हिज फर्स्ट ट्रेजेडी। सबसे पहले देख लीजिए शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी भी है टाइटस एंड्रोनिकस। अगर फर्स्ट कॉमेडी पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे, फर्स्ट प्ले पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे, फर्स्ट ट्रेजेडी पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे। और फर्स्ट ट्रेजेडी जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड पर बेस्ड है, यूज द ब्लड ट्रेजेडी मॉडल ऑफ द लैटिन राइटर सेनेका, ठीक है। रोमन राइटर फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो सेनेका थे, उनके मॉडल पर इन्होंने जो मटेरियल यूज किया ट्रेजेडी ऑफ ब्लड के रूप में इसको माना जाता है, वो टाइटस एंड्रोनिकस है, विच वाज वेरी द टेस्ट ऑफ द लेट 1580 ऑडियंस, द कॉमेडी ऑफ एरर। सिमिलरली यूज अ मॉडल ऑफ रोमन कॉमिक ड्रामेटिस प्लूटस को फॉलो किया। ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, उनकी पहली कॉमेडी मानी जाती है। बियॉन्ड दिस क्लासिकल फॉर्म द कॉमेडी ऑफ एरर प्लूटस प्लॉट ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस एंड डबल, ये हो चुका है। तो इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है, टाइटस एंड्रोनिकस है, और ये ट्रेजेडी इनकी इस मॉडल पर बेस्ड है, सिनेका के मॉडल ट्रेजेडी ऑफ ब्लड पर बेस्ड है। बाद में एक और पॉपुलर ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है इस मॉडल पर, दैट इज हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क 1602। और इससे पहले पॉपुलर लिखी गई है, शेक्सपियर के नहीं है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये सब ट्रेजेडी ऑफ ब्लड पर बेस्ड है। तो दिस मच अबाउट टुडे सेशन, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। तो मोर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्स की वेट है मुझे। बस इरादा क्या है, इरादा ये है कि इन क्वेश्चंस को एक बार के में ही आपकी मेमोरी में ये छप जाए, प्रिंट हो जाए,
बार बार चीजें आपको कंफ्यूज ना करे, बार बार आपको रिवीजन ना करना पड़े। इस तरह से हम इन एमसीक्यूज को करेंगे और एक क्वेश्चन के पीछे मल्टीपल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे विद ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपको सब प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।